नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जेएसएससी सीजीएल हिंदी यानी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी भारत की राजभाषा होगी यह प्रस्ताव पास किया था। राजभाषा कहने का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा। भाग 17 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था यानी प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो आपका पाली भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा। अगर हम हिंदी की जो वंशावली है, हिंदी भाषा की वंशावली को देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत, फिर आया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, तब जाकर पाली, फिर प्राकृत का रूप आया। प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश के बाद अवहट आया और अवहट के बाद जो है वो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आती है। तो इस क्रम को भी आप ध्यान रखिए दोस्त। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और अंत में प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली। अगर हम पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियों को देखें तो उसमें आपका एक ब्रजभाषा आ जाएगा, कन्नौज आ जाएगा और बांगुरी। इन दो के अलावा यानी खड़ी बोली और बुंदेली के अलावा पश्चिमी हिंदी की 3 अन्य बोलियां भी है, जिसमें एक काफ़ी फेमस है ब्रजभाषा, कन्नौज और बांगुरी। तो तीनों आप लोग याद रखिए दोस्त, ध्यान रखिए। अर्धमगधी से विकसित बोली है। अर्धमगधी से जो विकसित बोली है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बघेली। ऑप्शन नंबर बी, बघेली। अगर हम अर्धमगधी अपभ्रंश से थोड़ा रिलेट करके देखें तो वे सारी भाषाएं जो पूर्वी हिंदी की है, वे सारी बोलियां जो पूर्वी हिंदी की है, उन सारी बोलियों का विकास अर्धमगधी से हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां आती है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो यहाँ बघेली है तो बघेली के अलावा अवधी और छत्तीसगढ़ी का भी विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है? तो हिंदी की जो बोली है ब्रजभाषा, इसका सबसे ज़्यादा विकास काव्य भाषा के रूप में हुआ। यानी जितने कवि हुए हैं उन्होंने लगभग अपनी भाषाओं में काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी राजभाषा के वर्ग में आती है, जिसका मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। ढुढ़ाली बोली है। ढुढ़ाली बोली है तो ढुढ़ाली बोली जो है आपका वो आ जाता है पूर्वी राजस्थान की। और अगर पूर्वी राजस्थान की हम अन्य बोलियों की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है एक हाड़ी और एक हड़ौती। हाड़ी और हड़ौती। तो 3 भाषा याद रखिए दोस्त पूर्वी राजस्थान की, हाड़ी, हड़ौती और ढुढ़ाली। हाड़ी, हड़ौती और ढुढ़ाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे, यहाँ चौथा नहीं है दोस्त, चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है। तो वह छंद आपका दोहा कहलाता है। अगर पहला तथा तीसरा में 13 मात्राएं हो, दूसरा तथा चौथा में 11 मात्राएं हो तो ये दोहा कहलाती है। जब हम छंद पढ़ाएंगे दोस्त, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो छंद का,
तो उसमें ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर ठीक पहला और तीसरा में 11 मात्राएं हो जाए और दूसरा तथा चौथा में 13 मात्राएं हो जाए तो वह सोरठा छंद कहलाता है, सोरठा छंद। इस प्रश्न में आपने देखा, इसका राइट आंसर है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्त। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्ति में से कौन सा छंद है? तो ऑप्शन नंबर ये दोहा छंद हो जाएगा। अगर इस पंक्ति का हम मीनिंग देखें दोस्त, तो यहाँ कहना चाह रहे हैं लेखक कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखना चाहिए। विनम्रता के बिना उसका मूल्य ह्रास होता है, यानी मनुष्य के अंदर अगर विनम्रता नहीं है तो उसका वैल्यू जो है, उसका मूल्य जो है वो कम होता है। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है दोस्त। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि ये जो पंक्ति है अगर इसमें पूछा जाए, ऊपर की जो पंक्ति है इस पंक्ति में अगर पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो आप इसका आंसर बताइए कौन सा अलंकार है, कमेंट में करिएगा। आगे अलंकार से प्रश्न आएगा, वहाँ पे ये प्रश्न को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखें इसमें कौन सा अलंकार है। अस्थाई भावों की कुल संख्या है तो 9 है अस्थाई भावों की संख्या, क्योंकि 9 रस बताया जाता है और सर जितने भी रस हैं उन सारे रसों का अस्थाई भाव भी होता है, तो टोटल 9 हो जाएगा अस्थाई भावों की संख्या। शांत रस की अस्थाई भाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी निर्वेद जो है वो शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस जो है वो 9वें नंबर का रस बताया गया है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो ऑप्शन नंबर डी रति जो है वो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी जो है मुख्य रूप से किस रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के कवि हैं कवि बिहारी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अभी यहाँ अलंकार का प्रश्न आ गया दोस्त। तो इन पंक्तियों में आपका यमन अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर ये अमन अलंकार है। अगर हम यमन अलंकार को समझना चाहते हैं दोस्त, तो वैसे दोहा यानी जिस दोहा में एक शब्द का प्रयोग दोबारा हो जाए, यानी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए और उन शब्दों का मीनिंग भी दोनों जगह अलग अलग हो जाए, तो वैसे दोहे को हम यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहली बार पीर यहाँ पे आया और दूसरी बार पीर यहाँ पे आया, 2 जगह पीर आ गया और दोनों जगह पीर का मीनिंग अलग होगा। एक जगह संत है, एक जगह पीर यानी दर्द पीड़ा है। तो हम हर जगह अर्थ को नहीं समझ पाएंगे कि किस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर वर्ड की पुनरावृत्ति हो जाए, एक ही वर्ड 2 बार आ जाए, तो यमन अलंकार आंसर होगा। अब यहीं पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रश्न नंबर 10 में जो आपसे पूछा था कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखिए इन पंक्तियों में पानी 2 बार आ गया है, तो सीधा आप यहाँ पे यमन अलंकार टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश सनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेश सनी मधुवन कूप भरे, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है दोस्त जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगर इन पंक्तियों का हम अर्थ को देखें दोस्त, तो यहाँ पे गोपी अपने सखी से कह रही है कि हमारे संदेशों से, गोपी कहती है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। अर्थात उसने अपने संदेशों को, यानी संदेशों के संबंध में बढ़ा चढ़ाकर बात बोल रही है कि मैंने इतना संदेश दे दिया है कि पूरा मथुरा का कुआं भर गया है। तो बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई, ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है?
तो वर्णमाला में अगर हम देखें तो जो वर्णमाला का जो वर्ग है, अगर उसमें पहला और दूसरा नंबर का जो वर्ण आता है वो आपका अघोष वर्ण हो जाता है। तीसरा, चौथा और जो बाकी पांचवा है ये आपका घोष वर्ण हो जाता है। जैसे अगर का वर्ग की हम देखें तो पहला का है, फिर खा है, गा, घा, अंगा, तो का, खा पहला में ये और दूसरा में ये है, तो का और खा जो है अघोष वर्ण हो जाएगा। ऐसे ही चाछा में देखें तो चाछा आपका अघोष वर्ण हो जाएगा, बाकी जो बच जाती है तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर का वो आपका घोष वर्ण हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। अब अगर यहाँ ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे तो कोई वैसा नहीं लग रहा है। तो इसके अलावा 3 और वर्ण है दोस्त, जिसमें आपका तालिब शाह, मूर्धन शाह और दंत शाह। केवल ये याद रखिए तीनों सा आपका अघोष वर्ण में आता है, तीनों सा अघोष वर्ण में आता है। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा आपका का वर्ग में आता है और का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी वर्णों का भी याद रखना है दोस्त। जैसे चा वर्ग का जो है तालव्य से होता है, तालु से होता है उच्चारण। टा वर्ग का मूर्धा से होता है, मुंह से होता है। ता वर्ग में आएंगे तो दंत से होता है। पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। तो सारे वर्ग को आप याद रखिए, कहाँ का किस वर्ग के जो अक्षर हैं उसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है दोस्त। कंठ में एक आपका का वर्ग तो आएगा ही, एक और आप याद रखिए जो हा वर्ण है इसका भी उच्चारण कंठ से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो बी जो ज्ञा है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और अगर हम ज्ञा देखें तो ये आपका आधा जा मतलब आधा जा और इया से मिलकर बना हुआ वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत का मतलब जो ता वर्ग का वर्ण है वो सारे दंत है। तो ता, था, दा, धा और एक दंत ना जो है वो सारा आपका दंत से है, तीनों का तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी जो टा वर्ग है, टा जो है ये आपका मूर्धा से है, यानी टा वर्ग के सारे वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे पूछा है, दंत नहीं है तो टा हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं दोस्त, उन्हें अकारांत कहते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा भी एक संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है किसके योग से बना है? तो जो छा है दोस्त वो आपका आधा का प्लस सा से मिलकर बना है। आधा का प्लस सा से, पर यहाँ ऑप्शन में आधा का नहीं है। तो ऐसे में का और सा को आप टिक लगाएं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला से स्वरणों की कुल संख्या कितनी है? यानी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें स्वरणों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 बताई गई है। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी धनपत राय श्रीवास्तव जो है प्रेमचंद के बचपन का नाम है। होरी की मृत्यु हुई थी, होरी जो है उसकी मृत्यु हुई थी तो लू लगने से। यहाँ जो है हीरा का मतलब गाय का नहीं पूछ रहा है, होरी की मृत्यु पूछ रही है, तो लू लगने से हुई थी। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो भोला की बेटी थी झुनिया, भोला की बेटी थी झुनिया, जिससे विवाह किया था गोबर ने। सुश्रुति मालती एक सुंदर महिला है, वह पैसे से थी। तो ऑप्शन नंबर बी पैसे से मालती जो है वो डॉक्टर थी, पैसे से मालती जो है वो डॉक्टर थी। होरी की पुत्रियां थी, होरी जो है जो आप कहें तो गोदाम उपन्यास का जो सबसे प्रमुख पात्र है होरी, उसकी पुत्रियां का नाम रूपा और सोना है, रूपा और सोना। कबीरदास जी बनारस से अपना संबंध बताते हैं, कबीरदास जी बनारस से अपना संबंध बताते हैं। तो उपरोक्त सभी आत्मा और परमात्मा, विरहनी नायिका और प्रियतम, जल और मीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर के अनुसार माया से बचने के उपाय हैं, कबीर के अनुसार माया से बचने के उपाय हैं तो प्रभु भक्ति, संसार से विमुख होना, काम वासना से दूर रहना। तो ये उपयुक्त
सभी यानी उपरोक्त के जितने भी हैं सारे सही है। कबीरदास के काव्य आते हैं, कबीरदास के काव्य जो हैं वो मुक्तव काव्य के रूप में आते हैं, मुक्तव काव्य के रूप में आते हैं। शब्दों के जोड़ तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल था। कबीर के बारे में यह कथन है, कबीर के बारे में यह कथन है तो श्याम सुंदर दास का कथन है, श्याम सुंदर दास का यह कथन है। कबीरदास द्वारा किससे दूर रहने की चेतावनी दी गई है, कबीरदास के द्वारा किससे दूर रहने की चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कनक और कामिनी। वैसे मदिरा से भी दूर रहने की बात कही गई है दोस्त, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कनक और कामिनी जो है 2 और 3 इससे दूर रहने की बात कही गई है कबीर के द्वारा। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात, धीरोधत आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी। जो धीर ललित है, धीर प्रशांत है, ये सब जो रस है इसकी परिकल्पना करने का जो श्रेय है वो भोज को जाता है, भोज को। वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान थे। वत्सल रस को अलग से शामिल करके मानने वाले विद्वान का नाम जो है वो विश्वनाथ है, विश्वनाथ। बाकी वत्सल रस श्रृंगार रस में ही शामिल किया जाता है, बाकी विश्वनाथ जो हैं उन्होंने इसको अलग से एक रस बोला है। ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो यह प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है, यह इतिहास संबद्ध है या गुप्त काल से संबंध है। तो उपरोक्त सभी है दोस्त, क्योंकि गुप्त काल से समुद्रगुप्त वगैरह चंद्रगुप्त वगैरह का वर्णन भी था, नाटक भी है और इतिहास से चीज़ें इसमें दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में सकराज के गुरु का क्या नाम था। तो मिहिर देव जो है ऑप्शन नंबर ये वही सकराज के गुरु का नाम था। हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है, हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है। तो सरहपा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि बताया गया है। शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया, यानी शराबी के जीवन में जब मधुआ प्रवेश कर जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो पारिवारिक बंधन का अर्थ समझने लगता है शराबी, शराब पीना छूट जा गया, कुछ काम करने की इच्छा भी होने लगी, क्योंकि मधुआ का जीवन का पालन पोषण करना था। तो ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा आपका हो जाएगा सही। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में। ये चरण क्या है दोस्त अब हम बताएंगे, जब अभी छंद को पढ़ाएंगे तो उस वक्त आप देखिएगा कि जितने भी दोहे होते हैं दोस्त लगभग यहाँ पे कोमा लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहता है। तो ये 4 चीज़ों से यानी 4 भाग से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक भाग को ही चरण कहा जाता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें दोस्त तो छंद का कोई फिक्स प्रकार जो है टोटल बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है 3। बाकी छंद के कई प्रकार हैं, दोहा भी होता है, रोला भी होता है, और सोरठा होता है, चौपाई होता है, कुंडलियाँ होता है, गीतिका होता है, हरी गीतिका होता है। तो अगर हम ऑप्शन के आधार पे देखें, यहाँ प्रश्न जो आंसर 3 बता रहा है इसके आधार पे देखें तो ये जो मात्रिक छंद है दोस्त, मात्रिक छंद है उसका ये प्रकार बताया गया है, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक, ये 3 होते हैं दोस्त। तो ऑप्शन के अनुसार भी उसके अनुसार भी कहीं टिक लगाना होता है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्त। मेला आंचल में अनाज की ऊँची दर से किसको फ़ायदा होता है। तो तहसीलदार साहब को भी, सिंह जी को भी, खिलावन सिंह यादव को भी, तीनों को फ़ायदा होता है। अगर सामान का मूल्य उच्च हो जाता है तो तीनों व्यक्ति को फ़ायदा हुआ, तो इनमें से सभी को हो जाएगा। मेला आंचल में सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे, लाल पताका के संपादक कौन थे। तो चिनगारी जी हैं, चिनगारी जी लाल पताका जो पत्रिका है सोशलिस्ट पार्टी की, इसके संपादक थे। अगर आप लोगों ने मेला आंचल उपन्यास नहीं पढ़ा होगा दोस्त तो वीडियो में देखिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, सारांश भी बताया गया है और प्रश्नों को भी डील कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किसका था, यह कथन किसका था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग
किसकी कृति है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो है वो किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की कृति है, धर्मवीर भारती की कृति है। और धर्मवीर भारती की जो एक अन्य प्रमुख कृति है उसमें गुनाहों का देवता है, गुनाहों का देवता एक अन्य कृति है। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय वो भी धर्मवीर भारती की ही कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध के रचनाकार थे। पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध के रचनाकार थे तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी। अगर हम नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की बात करें दोस्त तो 1893 ईस्वी को 1893 ईस्वी को समसुंदर दास जी ने किया था। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्त, जातीय में भिन्नता होनी चाहिए, जातीय में भिन्नता होनी चाहिए, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातीय में भिन्नता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर साहित्यिक अपभ्रंश की बात आए तो पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और उत्तर अपभ्रंश की बात आए तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी को, पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी को हिंदी माना जाता है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो अर्धमगधी से हुआ पूर्वी हिंदी का विकास, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी जो भाषाएं थी वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रथम सूफी प्रमख्यान काव्य के रचयिता हैं, काव्य के रचयिता हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी में मुल्ला दाऊद। अगर आप लोगों ने भक्ति काल को नहीं देखा होगा दोस्त तो वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि भक्ति काल से भी JSSC सिज्जल में प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार बताए गए हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है तो उदंड मार्तन, और इनका प्रकाशन 1826 ईस्वी को कोलकाता से हुआ था, और संपादक युगल किशोर थे। छायावाद के प्रवर्तक का नाम, तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में आते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। बाकी छायावाद के जो अन्य हैं आप लोग जानते हैं, महादेवी जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वो सारा छायावाद के 4 स्तंभ हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन जो है आपका नंद दुलारे वाजपेयी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो जो मंगलसूत्र है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसको पूरा करने का श्रेय इसका बेटा अमृत राय को जाता है। इसी का बेटा अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया था, और प्रेमचंद की जो जीवनी है कलम के सिपाही, उसके भी लेखक इनके बेटे अमृत राय ही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखन का नाम है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक है उसका नाम है गारसादा तासी। और जो गारसादा तासी है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में जो लिखी थी पुस्तक इस्तवार दाला तितरेंद्यूर एंडोई ये हिंदुस्तान, इस्तवार दाला तितरेंद्यूर एंडोई ये हिंदुस्तान, और इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था, पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी को, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी को हुआ था। यहाँ याद रखिए इतिहास के
सर्वप्रथम लेखक हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसीदा तासी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। और इसकी अगर अन्य रचना देखें हम जायसी जी के, तो अखरावट और आखिरी कलाम काफ़ी प्रसिद्ध है, अखरावट और आखिरी कलाम भी। और यहाँ पद्मावत है जिसकी रचना इन्होंने 1503 ईस्वी में किया था। वेताल पचीसी के रचनाकार हैं, वेताल पचीसी के रचनाकार हैं तो सूरती मिश्र, सूरती मिश्र जो हैं वो वेताल पचीसी के रचनाकार हैं। भूषण की कविता, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। ऑप्शन नंबर बी प्रशस्ति परक, प्रशस्ति परक भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीही नहीं पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय, जिसके इसी रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है रामचरितमानस में, 7 कांड है। अयोध्या कांड, ब्राह्मण, बाल्यकांड, ऐसे ही करके 7 कांड है। आप भक्ति काल को देखना दोस्त, उसमें सारे इन प्रश्नों का विवरण है और भक्ति काल से 2-3 प्रश्न पूछा ही जा रहा है दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्य लेखक हैं। हिंदी पत्रिका कदम्बिनी के संपादक कौन है? कदम्बिनी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी हैं, राजेंद्र अवस्थी। यहाँ कदम्बिनी नहीं है दोस्त, कदम्बिनी है, कदम्बरी अलग है और कदम्बिनी अलग है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जी हैं जो किस रस के? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर जी। निरालास को कैसा कवि माना जाता है? निरालास को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, ये वन वर्ड रहा है दोस्त, तो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व हो जाएगा। समय की दृष्टि से जो अनुकूल है उसको समयानुकूल कहते हैं, समयानुकूल कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, वन वर्ड है दोस्त, सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि है, जो विधानमंडल से पारित हो जाती है उसको हम नियम कहते हैं, उसको हम नियम कहते हैं। नेक्स्ट है आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द है तो अंधकार जो है वो आलोक का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है, गमन का विलोम शब्द तो आगमन जो है गमन का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोप शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द है तो संक्षेप जो है विस्तार का विलोम शब्द है। लघु नहीं होगा दोस्त, दीर्घ का लघु होगा, विस्तार है तो संक्षेप हो जाएगा। मौखिक का विलोम शब्द है, मौखिक का विलोम शब्द है तो लिखित हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द तो सुधा हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द है, खर का पर्यायवाची शब्द तो गधा हो जाएगा, खर का पर्यायवाची शब्द। अशोक के फूल के रचनाकार हैं, अशोक के फूल जो काव्य संग्रह है उसके रचनाकार हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल के रचनाकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक अन्य जो उपन्यास है अनाम देश का पौधा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हजारी प्रसाद का अन्य रचना याद रखिए दोस्त, अनाम दास का पौधा, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, और यहाँ पे है अशोक के फूल जो काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं और इसी झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोग भी कहा गया है। झरना को ही छायावाद का प्रथम प्रयोग भी कहा गया है दोस्त, प्रयोगशाला भी कहा गया है। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। पंच परमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद जी हैं, जो हैं प्रेमचंद जी पंच परमेश्वर के लेखक हैं। तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं, तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं
तो ईसा अल्लाह खा, रानीखेत की ईसा अल्लाह खां। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, आंसू जो काव्य है इसके रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जी जो है वो आंसू काव्य के रचनाकार हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो आंसर जो हो जाएगा रहीम हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम है। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तो तुलसीदास जी ही हैं, तुलसीदास जी हैं इसके रचनाकार। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, इन पंक्ति के रचनाकार हैं तो कबीर जी हैं। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, लगभग दोस्त कबीरदास, कबीर जी, तुलसीदास और सूरदास वगैरह की जो कुछ पंक्तियां हैं, रहीम जी की कुछ पंक्तियां हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में का नाम लिया जाता है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। अष्टछाप की जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति कवि है उसमें सूरदास का नाम लिया जाता है। अष्टछाप में आप जानते हैं दोस्त कि 8 कवि थे टोटल, और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी को। और इस अष्टछाप के कवि में वल्लभाचार्य जो हैं, जो सूरदास के गुरु भी हैं, उनके 4 सदस्य थे जिसमें सूरदास भी थे, यानी 4 शिष्य थे जिसमें सूरदास भी थे, और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य अष्टछाप के कवि में आते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधि जो है रामचरितमानस की भाषा है। और इसको लिखने में, रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे थे। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, हिंदी गद्य का अगर जन्मदाता की बात करें दोस्त, तो जन्मदाता के रूप में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, यानी अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो भक्ति काल हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। सूरदास के गुरु थे तो वल्लभाचार्य जी जो हैं वो सूरदास के गुरु हैं। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, कमायनी जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो महाकाव्य है, कमायनी को महाकाव्य बताया गया है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, गागर में सागर भरने का कार्य तो बिहारी जो कवि हैं उन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। रग दरबारी की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राग दरबारी जो है उसमें जिस समस्या को दिखाया गया आपने देखा है, वैद्य जी जो है वो राग दरबारी के प्रमुख कैरेक्टर थे। तो इस जो उपन्यास है इसमें क्या दिखाया गया है, तो राजनीतिक समस्या को दिखाया गया है। जो भी राग दरबारी उपन्यास में छल कपट होता है वो सारा वैद्य जी ही करते हैं। अगर राग दरबारी उपन्यास का सारांश वगैरह आप लोगों ने नहीं देखा होगा दोस्त, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी अच्छे से प्रश्न का भी डील है, लेखक परिचय है, पात्र परिचय भी है, और उपन्यास का सारांश जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।